हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी में। और आज है तारीख 16 दिसंबर और आज के जो करंट अफेयर हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि सबसे पहले हम कवर करेंगे उत्तराखंड का करंट अफेयर, फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को क्या करेंगे, सॉल्व मतलब देखेंगे। ठीक है, तो आज जो उत्तराखंड के न्यूज़ हैं वो कुछ खास नहीं है, कुछ खास करंट अफेयर है नहीं। आज कुछ न्यूज़ें थी उनसे रिलेटेड जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसे एक यू कॉस्ट के बारे में था, थोड़ा सा एक आर्टिकल में आया था कहीं पे यू कॉस्ट, तो आज यू कॉस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। एक आर्टिकल में सेतु आयोग के बारे में आया था, तो सेतु के बारे में पढ़ लेते हैं आज। ठीक है, और एक ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि जो अपना साइबर अपराध है ना, उसमें क्या कर रहा है उत्तराखंड, साइबर अपराधों को रोकने के लिए हरियाणा वाला मॉडल अपना रहा है। ठीक है, जो नेशनल करंट अफेयर है उसमें हमारा ये शांति विधेयक, जो ये इम्पॉर्टेंट विधेयक अभी आया है, इसमें लोकसभा में अभी चर्चा होगी और बाद में ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो ये जो शांति विधेयक है हमारा, जो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है ये पूरा का पूरा आर्टिकल, और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 3 देशों की यात्रा पे गए हैं। जॉर्डन, जैसे आपको पता है कि इजराइल और जॉर्डन की जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, इजराइल और जो जॉर्डन की बाउंड्री होती है वो मतलब वो है क्या है, पड़ोसी देश हैं आपस में। और भारत के इजराइल के साथ भी संबंध अच्छे हैं और जॉर्डन के साथ भी कुछ हद तक भारत के संबंध अच्छे हैं। फिर ओमान और इथोपिया, तो हमें पता ही है कि यहाँ पर अभी नरेंद्र मोदी जी आज या कल में यात्रा करेंगे। तो अब इन सारे मुद्दों को देख लेते हैं। ठीक, पर आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो कल के क्या थे प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन था, ये एक मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है, वो अभी पीसीएस क्या कर रहा है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। ठीक है, 2024 का जो पीसीएस का जो इंटरव्यू है वो चलेंगे। ठीक है, तो उसको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपत्ति थी, और मुझे लगता है जब उसको आपत्ति थी तो बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन में फिर आपत्ति हो सकती है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। ये सैटरडे का क्वेश्चन है शायद, है ना, सैटरडे का क्वेश्चन है, तो मैंने ये एक बार दोबारा डाल दिया है क्योंकि उसे भी दिक्कत थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी के क्या हूँ प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, एक बार सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है, मनरेगा है, उसके संबंध में कथनों पर विचार करना था और जो सही कथन थे उनको बताना था कि कौन से क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन था वो था कि इस अधिनियम के तहत रोजगार पाने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार न बल्कि एक वैधानिक अधिकार है। तो ये ऑप्शन तो सही था, ये तो उसे भी सही लगा। फिर जो दूसरा ऑप्शन था कि योजना के तहत केंद्र सरकार अकुशल श्रम की मजदूरी का 100% वहन करती है, जबकि बेरोजगारी भत्ते का भार राज्य सरकार उठाती है। देखो यहाँ पर ना उसे भी दिक्कत थी और मुझे लगता है आप लोगों को भी दिक्कत होगी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ठीक है, अगर नहीं दिया तो एक बार यहाँ पर देख लो। ठीक है, यहाँ पर हुई है अकुशल श्रमिक की बात। ठीक है, तो अकुशल श्रम की जो मजदूरी है ना वो 100% कौन करता है, केंद्र सरकार ही वहन करती है। लेकिन अगर ये अकुशल श्रम है, सॉरी अकुशल श्रम, ठीक है, और अगर अर्धकुशल हो, ठीक है, अर्धकुशल श्रम हो या कुशल श्रम हो, तब वहाँ पर क्या हो जाता है 75-25 का रेशियो बन जाता है। तब यहाँ पर जो 75% है ये केंद्र सरकार करती है और जो 25% है स्टेट गवर्नमेंट उसको वहन करती है। तो ये जो एक अच्छा स्टेटमेंट था और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, अपने को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे साथ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था, तो मुझे लगता है कि ये आपको भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। बाकी इसमें कुछ ऐसा सच कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, बाकी तो उसे ठीक लगा था। और हाल ही में कैबिनेट ने इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना इसको नहीं, ये तो गलत है, इसका हो रहा था पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है, केवल नहीं, 1 और 2 दोनों इसके सही ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर बी बॉल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो कल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको देख लेते हैं एक बार। उत्तराखंड में मतदाता सूची जो SIR है उसको और हेल्पलाइन नंबर 1950 संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी, कल की वीडियो जरूर देख लो, उसका ये क्या है, उसकी एक न्यूज़ थी ये। ठीक है, पहला ऑप्शन था इसमें मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही था, ये ऑप्शन सही है। फिर दूसरा ऑप्शन है, यदि आप किसी अन्य जिले
के बारे में जानकारी चाहते हैं तो 1950 से पहले उस जिले का STD कोड लगाना अनिवार्य है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि बूथ लेवल ऑफिसर BLO घर घर जाकर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करेंगे, ये ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन है SIR प्रक्रिया का उद्देश्य केवल नए मतदाताओं को जोड़ना है। देखो केवल नए मतदाताओं को जोड़ना नहीं है, जो पुराने मतदाता जो मृत हो चुके हैं उनको मतदाता सूची से हटाना और संशोधन करना भी SIR प्रक्रिया का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये था कि उत्तराखंड में जौनसार भावर संस्कृति और चालदा महासू देवता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिसने भी ये कल की वीडियो देखी होगी उसको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा भी होगा और उसने सॉल्व भी किया होगा इसको। खैर कमेंट सेक्शन में तो कोई आंसर करता है नहीं, तो आज मुझे उम्मीद है कि कोई करेगा। ठीक है। तो महासू देवता को क्षेत्र में न्याय देवता माना जाता है, ये सही है। दूसरा है चालदा महासू एक स्थान पर स्थायी रूप से विराजमान रहते हैं और कभी प्रवास नहीं करते, ये गलत है। देखो जो चालदा महासू इसका मतलब होता है कि चलता फिरता देवता। ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। ये कभी भी क्या करते हैं, एक स्थायी रूप में विराजमान नहीं होते हनौल में। ठीक है। हनौल में कौन होता है, जैसे बोठा वो थे, कौन महासू थे, वो होते हैं। ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है इनके प्रवास के दौरान आयोजित एक टोढ़ा नृत्य होता है। टोढ़ा नृत्य देखो दो राज्यों का एक अच्छा कल्चर है, ये दो राज्यों का नृत्य है, एक हिमाचल प्रदेश का और एक उत्तराखंड का। ठीक है। ये कल के जो वीडियो है उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है उसको, अगर जिसने भी नहीं देखा है वो एक बार देख ले उसको। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वॉल। ठीक। फिर आगे चलते हैं। तो ये था उत्तराखंड महक क्रांति 2026 से 36 के अंतर्गत प्रस्तावित अरोमा वैली और उनके जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है। तो उधम सिंह नगर मिंट वैली ये बिल्कुल सही है। चंपावत और नैनीताल में सिनेमन या दालचीनी वैली ये भी सही है। चमोली और अल्मोड़ा में लेमन ग्रास वैली तो कहाँ थी, हरिद्वार में थी। ठीक है। तो ये गलत है। और चौथा है पिथौरागढ़ में टिमुर वैली। तो देखो यहाँ पर जो चमोली और अल्मोड़ा में थी ना वो थी डेमस्क रोज वैली। ठीक है। यहाँ पर। ठीक है। और जो हरिद्वार और पौड़ी में है वो है लेमन ग्रास और मिंट वैली। एक बार इसका रिवीजन कर लो आप मेरे साथ। ठीक है। पिथौरागढ़ में है देखो टिमुर वैली। ठीक है। चमोली और अल्मोड़ा में है डेमस्क रोज वैली। ठीक है। उधम सिंह नगर में है मिंट वैली। चंपावत और नैनीताल में सिनेमन और दालचीनी वैली। और हरिद्वार और पौड़ी में है लेमन ग्रास मिंट वैली। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये था कि ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दी जाती है, नहीं ये दी जाती है स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की जाती है। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन है इस सूचकांक में भारत को अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान मिला, ये बिल्कुल सही है। पहले भारत 2023 में कौन से स्थान पे था, 7वें स्थान पे था, लेकिन अब भारत कौन से स्थान पे आ चुका है, तीसरे स्थान पे आ चुका है। फिर तीसरा ऑप्शन है कि रिस्पॉन्सिबल AI और पब्लिक ओपिनियन इस सूचकांक के मुख्य मूल्यांकन के 7 स्तंभों में शामिल है। बिल्कुल ये बात सही है कि इसके 7 स्तंभ थे, उनमें से 2 स्तंभ क्या हैं, एक रिस्पॉन्सिबल AI और एक पब्लिक ओपिनियन शामिल है। तो इसके कितने कथन सही हैं, 2 कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बॉल। ठीक। फिर एक क्वेश्चन था ब्लूबर्ड 6 के बारे में। ये सबसे भारी क्या है, एक उपग्रह जो इसरो लॉन्च कर रहा है वो है। ठीक है। तो यह उपग्रह अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा ऑप्शन है लगभग 6.5 टन वजन के साथ यह इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला अब तक का सबसे भारी वाणिज्यिक उपग्रह है, ये भी सही है। और तीसरा है इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सुदूर क्षेत्रों में सीधे मोबाइल फ़ोन पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी प्रदान करना है, ये बिल्कुल सही है। तो इसके तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, आज है 16 दिसंबर और आज की उत्तराखंड के न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड न्यूज़ में सेतु आयोग का थोड़ा सा जिक्र हुआ था, तो मैंने सोचा कि एक बार सेतु आयोग को हमको देख लेना चाहिए। वैसे आज उत्तराखंड में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, पर ये न्यूज़ें क्या हुई हैं उनसे निकाल के बनाई गई हैं, तो ये आपके लिए एक रिविज़न पर्पज़ से, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है। तो सेतु आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो जो अभी नए बच्चे होंगे ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पुराने हैं उन्हें तो सब कुछ मैक्सिमम चीज़ें याद होंगी, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। देखो इसका सेतु आयोग का गठन कब हुआ था? 3 मई 2023 को हुआ था इसका गठन, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये किसकी तर्ज पे हुआ था? तो भारत में जैसे नीति आयोग है ना, इसकी तर्ज पे हुआ था, नीति आयोग की तर्ज पे ही किसका गठन हुआ है? सेतु आयोग का गठन हुआ है। तो इसका इम्पॉर्टेंट काम क्या है? तो देखो ये राज्य सरकार के समग्र विकास के लिए गठित एक थिंक टैंक और नीति निर्माण निकाय है जो नीति आयोग की तर्ज पर काम करता है। इसका मुख्य लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाना है जो कृषि, एआई, नवाचार और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। और देखो जो ना यूएनडीपी जितनी भी योजनाएं बनाता है ना उनके साथ मिलकर ये क्या करता है? काम करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कौन करता है? सेतु आयोग भी कई बार इनके साथ मिलकर काम करता है। और सेतु आयोग के मुख्य उद्देश्य और कार्य क्या है? तो देखो सबसे पहले है समग्र विकास, ठीक है। तो उत्तराखंड के समग्र और समावेशी विकास के लिए दीर्घकालिक नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना, खासकर हिमालय क्षेत्रों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए। देखो मैं आपको बताता हूँ, नीति आयोग क्या करता है? बॉटम टू टॉप वाले उस पर काम करता है। मतलब बॉटम टू टॉप मतलब कि जो ज़मीनी स्तर पर समस्या हैं वो ऊपर जाती हैं, फिर वहाँ पर एक नीति बनती है और फिर वो इम्प्लीमेंट होती है। पहले जो योजना आयोग था वो टॉप टू बॉटम था, मतलब ऊपर वाले नीतियाँ बना लेते थे, फिर वो नीचे आते आते कई बार क्या होती थी? एप्लीकेबल नहीं हो पाती थी। पर ये नीति आयोग ने क्या करा? इसको ठीक उल्टा कर दिया। तो इसको क्या कर दिया? बॉटम टू टॉप कर दिया। मतलब बॉटम की जितनी भी समस्याएं होंगी, जो हमारे लोकल एरियाज़ में जितनी भी समस्याएं हैं वो जाती हैं ऊपर के लिए। तो सेतु आयोग भी एज इट इज़ काम करता है कि बॉटम की जितनी भी परेशानियां हैं उनको ऊपर ले जाता है और फिर एक नीति बनती है, फिर वो लागू होती है, ठीक है। तो ये पहला सही हो गया। फिर है दूसरा नीति निर्माण। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए राज्य की नीतियों को तैयार करना। फिर तीसरा है निवेश और रोजगार। राज्य में निवेशकों को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और विशेषकर युवाओं, महिलाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए ये काम करता है। फिर है तकनीकी और नवाचार। प्रौद्योगिकी के उपयोग, कुशल संसाधन प्रबंधन और नवाचार को बढ़ावा देना। फिर लास्ट है डेटा संचालित दृष्टिकोण। देखो डेटा आधारित निर्णय लेने और आईओटी मतलब आईओटी जैसे तकनीकों के माध्यम से कृषि और पशुपालन जैसे अजा मतलब होता है कि आजीविका और वन संवर्धन जैसे परियोजनाओं में ये क्या करता है? सुधार करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके संरचना और कार्य प्रणाली की अगर थोड़ा सा बात करें तो ये क्या है? एक अंतः विषय थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जो सरकारी विभागों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करता है, ठीक है। देखो इसके अध्यक्ष जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। फिर इसमें क्या होते हैं? उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राजशेखर जोशी हैं। फिर जो सीईओ जैसे इसमें व्यक्ति शामिल होते हैं जो नीतियों को आकार देते हैं। फिर यह यूएनडीपी और अन्य भागीदारों के सहयोग से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में राज्य के योगदान पर क्या है? केंद्रित है। फिर सेतु आयोग का जो देखो सेतु आयोग एक क्या है? पुल के जैसे काम करता है। वो किन दो चीज़ों को जोड़ता है? तो उत्तराखंड को एक विकसित और सशक्त राज्य बनाने के लिए रणनीति, तकनीकी और नीतिगत क्या करता है? सेतु का काम करता है ये, ठीक है। कौन? सेतु आयोग करता है। फिर जैसे इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं ना तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आपके लिए ये बहुत इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आजकल के पेपर में क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। तो जैसे सेतु आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आप ये 3 ऑप्शन पढ़िए जो आपको सही लगता है, फिर नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं आप उनको चूज़ करिए और आंसर जरूर इसमें क्या करें? पार्टिसिपेट करें, मतलब, ठीक। फिर है यू कॉस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो ये बना था 2005 में बना था ये, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका काम क्या है? तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद जो उत्तराखंड राज्य का एक स्वायत्त निकाय है, इसकी स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, राज्य का आधुनिकीकरण करने और अनुसंधान विकास और विज्ञान के लोकोपचार के माध्यम से इसके प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाने के लिए की गई है। यह स्थानीय प्रशिक्षण के लिए ग्राम स्तरीय विज्ञान केंद्र, विलेज स्तरीय जो क्या है विज्ञान केंद्र है जैसे कार्यक्रम क्या करता है? चलाता है।
इसकी भूमिका और गतिविधियों को अगर देखें तो विज्ञान को ये क्या करता है, बढ़ावा देता है कि जैसे यहाँ के लोगों में क्या करेगा, वो वैज्ञानिक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। फिर विकास में सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके राज्य के विकास में सहयोग प्रदान करता है। फिर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मतलब क्या करता है कि जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है ना, उनको एक से दूसरे में सुगमता से क्या करता है, ट्रांसफ़र भी करता है ये, ठीक है। फिर है संसाधन दोहन, तो राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करने में ये सहायता करता है। फिर क्षमता निर्माण, तो सामुदायिक विज्ञान प्रचार प्रसार के लिए जो हमारे क्या है, ग्राम स्तरीय विज्ञान केंद्र हैं के माध्यम से स्थानीय संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करता है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं सिखाने का काम भी करता है। और इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। इसमें मंत्री, वैज्ञानिक, वेंचर कैपिटलिस्ट और उद्योग जगत के क्या होते हैं, प्रतिनिधि भी होते हैं। अब इसका ये भी एक मतलब पुल की तरह काम करता है, किसकी तरह, विज्ञान प्रगति और राज्य के विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच में ये क्या करता है, पुल का काम करता है, ठीक। तो ये इस पे एक बेस क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब एक क्वेश्चन था ये, मतलब क्वेश्चन नहीं सॉरी, एक न्यूज़ है ये, तो प्रॉपर न्यूज़ है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने साइबर अपराधों विशेषकर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए हरियाणा मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है। तो ये प्री में आ सकता है कभी भी क्वेश्चन की, साइबर अपराधों को हल करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कौन सा मॉडल अपनाया, तो हरियाणा का मॉडल। देखो हरियाणा का मॉडल जो मैंने पढ़ा, मैं आपको इसको एक सरल भाषा में बताता हूँ। हरियाणा का मॉडल में क्या होता था, जैसे किसी के साथ वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो जो बैंक का अधिकारी होता है और जो पुलिस का अधिकारी होता है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हैं ना, तो बीच का जो पेपर वर्क होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि रैपिडली क्या मिल जाता है, न्याय मिल जाता है। मतलब रैपिडली क्या करते हैं, वो पकड़ने में क्या हो जाते हैं, पकड़ भी लेते हैं, मतलब उनको, किनको, अपराधियों को। तो वही का कौन करना चाहता है, उत्तराखंड भी करना चाहती है कि वो बैंक के अधिकारियों, आरबीआई के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच में एक ऐसा तालमेल बैठाएंगे कि जल्द से जल्द जितना भी पेपर वर्क होता है उसको पीछे छोड़ के जो एक्शन लेने की बात है वो करके और जल्द से जल्द क्या करें, अपराधियों को पकड़ सके, ठीक। तो आज जो उत्तराखंड में जो जो उत्तराखंड का करंट अफेयर था वो कुछ इतना ही था और ये भी हमने निकाला है, ठीक है। अब जो नेशनल करंट अफेयर है इस पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं शांति बिल के बारे में देखते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड ऑग्यूमेंटिंग ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, तो ये शांति की क्या है, फुल फॉर्म है। तो ये 2025 का विधेयक है, अभी तो विधेयक है, फिर ये क्या होगा, अभी लोकसभा और राज्यसभा में पारित होगा और फिर ये क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो हमारे जो इस मंत्रालय के कानून है कौन, परमाणु ऊर्जा विभाग के जो हमारे मंत्री हैं वो कौन है, जितेंद्र सिंह हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, ठीक। फिर अब ये कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से एग्जाम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो हमारा पीसीएस का एग्जाम पेपर है, पेपर 3 अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा, और उसमें भी एक टॉपिक है जो क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो एक क्या है ये जो हमारा ये वाला बिल है, शांति बिल है, ये किस चीज़ के बारे में क्या है इसमें, मतलब तो सबसे पहले तो ये पॉलिसी शिफ्ट के बारे में बताता है। अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट की न्यूक्लियर एनर्जी में क्या थी, मोनोपोली थी। तो जैसे इसका प्राइवेट सेक्टर होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, तो इसमें क्या आएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पॉलिसी शिफ्ट है। दूसरा है विश्लेषण। विश्लेषण में कुछ नहीं है, विश्लेषण ये 1991 में जो हमारी एलपीजी की घटना हुई थी ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये लिबरलाइजेशन माना जा सकता है इसमें, क्योंकि अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर भी आएंगे इसमें, ठीक है। फिर इसका लक्ष्य क्या है कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये एक प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो जो हम अपना नेट जीरो कार्बन इमिशन है 2070 तक अपने को क्या करना है, नेट जीरो इमिशन करना है, उसमें क्या करेगा ये उपयोगी साबित होगा। क्योंकि देखो गवर्नमेंट के पास इतना क्या नहीं है, मनी नहीं है। तो अब जब प्राइवेट कंपनी आएंगी तो क्या होगा, उनके साथ क्या आती है, मनी, और एक चीज़ उनके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आती है वो है टेक्नोलॉजी। तो जब वो दोनों ही आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, जल्द से जल्द नेट ज़ीरो इमिशन की तरफ हम बढ़ पाएंगे। फिर
अब ये पुराने किन किन कानूनों को ख़त्म करेगा, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, जो ये पेपर 2 से रिलेटेड है और पॉलिटियन एक्ट से रिलेटेड है ये। तो जो ये हमारे पास था परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का था, एक तो ये इसको ख़त्म कर देगा। दूसरा है परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010। देखो ये क्या है, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, इसमें क्या है कि इसमें बाहर की कंपनियां इसलिए नहीं आती थी कि अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या था, जुर्माना था, और बहुत खतरनाक क्या थे, मुकदमे थे, ठीक है। तो इस वजह से इसमें क्या नहीं आ पाते थे, बाहर की कंपनियां नहीं आ पाती थी। पर जब ये नया बिल आ जाएगा, शांति बिल, सॉरी बिल नहीं, जब ये कानून बन जाएगा, शांति कानून, तो शायद उसके बाद शायद नहीं, तब क्या होगा कि एक तो ये कानून हटेगा और एक क्या हटेगा, ये वाला कानून भी हटेगा। फिर जो हमारा रेगुलेटर है, जो हमारा क्या है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड है, को अब क्या मिलेगी, एक वैधानिक दर्जा मिलेगा, और इसकी पावर और ऑटोनॉमी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर इसकी आलोचना और चुनौतियां क्या हैं, है ना। तो अगर आप क्या करेंगे, मेंस का आंसर लिखेंगे, तो आपको वहाँ पर क्रिटिकल एग्जामिन करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सुरक्षा चिंता है। तो जो हमारे देश में हुई थी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वैसे ही कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, तो सिक्योरिटी कंसर्न, सेफ्टी कंसर्न्स तो है ही हैं इसके साथ। फिर जो हमारा आर्टिकल 21 है कि विपक्ष का कहना, मतलब जो ये आर्टिकल था ना, उसमें जो विपक्ष थे, विपक्ष कौन थे, तृणमूल कांग्रेस थे, और एक और विपक्ष था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है माना, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, इसका क्या कर रहा है, ये हनन भी कर रहा है। कौन, ये जो शांति विधेयक है। फिर इसमें जो मोनोपोली है, ये कहीं यहाँ क्रॉनिक कैपिटलिज्म, देखो ये बहुत अच्छा टर्म है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म। देखो क्रॉनिक कैपिटलिज्म होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्रॉनिक कैपिटलिज्म में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। पहला होता है सरकार, ठीक है, सरकार, ठीक है, पहले एक तो होती है सरकार, फिर एक होता है उद्योगपति, दूसरा होता है अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी हैं, ठीक, अधिकारी, और तीसरा होता है उद्योगपति, ठीक है, उद्योगपति, ठीक। तो ये 3 लोग होते हैं इसमें, ठीक है। तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि कहीं सरकार और अधिकारी मिलके इस उद्योगपति को फायदा तो नहीं पहुंचाना चाहते, है ना। अगर ये दोनों मिलके इस उद्योगपति को फायदा पहुंचाएं, तो ये क्या होता है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म होता है, और ये किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बुरा होता है, ठीक है। भले ही भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पर विपक्ष वालों का कहना है कि कहीं ये इसके साथ क्या होगा, क्रॉनिक कैपिटलिज्म को तो बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्या थी, टर्म थी, ये आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे ना, और ऐसे टर्म्स का यूज़ करेंगे। इवन इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो आपको क्या होने चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चुनौतियां हैं। फिर एक अलग दूसरी न्यूज़ है क्या, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की विदेश यात्रा पे गए हैं, जॉर्डन, ओमान और इथोपिया। देखो इथोपिया तो हमें पता है कि अफ्रीका यूनियन का क्या है, यहाँ पर हेडक्वार्टर है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अफ्रीका में भागीदारी सुनिश्चित करनी है, अफ्रीका के साथ क्या व्यापार समझौते, अफ्रीका के सारे देशों के साथ लगभग व्यापार अगर समझौते अच्छे बनाने हैं, तो यहाँ पर क्या हमको लगातार क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमें पता है कि पिछले साल क्या होता, G20 समिट हुआ था, तो भारत ने यहाँ पर क्या, यहाँ पर G20, अब ये G21 हो चुके हैं, तो भारत ने पूरा का पूरा अफ्रीका यूनियन को यहाँ पर क्या कर दिया, शामिल कर दिया है। तो ये भारत की एक रणनीतिक जीत या कूटनीतिक जीत भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य यात्रा, मतलब इन यात्राओं का उद्देश्य और क्या क्या है, मतलब तो पहले नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, 3 देशों की यात्रा पे गए हैं, जॉर्डन, ओमान और इथोपिया। तो ये आज जाएंगे, तो ये कल के न्यूज़पेपर में आ जाएगा। यह यात्रा ग्लोबल साउथ नीति के तहत भारत की पकड़ मजबूत करने के नज़रिए से बहुत अहम मानी जाती है। फिर भारत जॉर्डन संबंध, ये पेपर 2 और पेपर 3 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में क्या है, जो हमारे नेबरहुड रिलेशंस होते हैं, और जो यहाँ पर एक चीज़ है, बायलैटरल और रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स की बात होती है, तो ये पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है। और पेपर 3 में अर्थव्यवस्था, व्यापार समझौता और सुरक्षा, आतंकवाद। देखो जॉर्डन है ना, जॉर्डन, इजराइल, यहाँ पर देखते हैं इजराइल, अरे एक मिनट, इजराइल और जॉर्डन क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो भारत के क्या, इजराइल के साथ तो बहुत अच्छे संबंध हैं, जॉर्डन के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो इसलिए जॉर्डन में क्या, जॉर्डन की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया ये।
फिर आगे देखते हैं कि द्विपक्षीय समझौता। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन की यात्रा जॉर्डन की राजधानी अम्मान, देखो जॉर्डन की राजधानी कहाँ है, अम्मान है, कि किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की। दोनों ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेषकर गाजा संकट पर चर्चा की। देखो गाजा और इसराइल तो आपको पता ही है, लेकिन आतंकवाद यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, आतंकवाद। ठीक है, जीरो टॉलरेंस की वो रखता है भारत, इसके साथ नीति रखता है। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ था वहाँ पे भी एंथनी एल्बनी, हाँ, वहाँ के जो वो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं जो, उनको भी यही बोला था कि हम जीरो टॉलरेंस की वो रखेंगे इनके साथ, आतंकवादियों के साथ। ठीक है, तो भारत और जॉर्डन की जो ट्रेड है वो कितना है, 2023-24 में दोनों देशों के बीच $2.87 अरब का द्विपक्षीय व्यापार रहा है। अब ये लगातार बढ़ेगा जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। सांस्कृतिक संबंध भी जॉर्डन से क्या 2,500 छात्र भारतीय विश्वविद्यालय में पहले से पढ़ चुके हैं, तो ये इनके कल्चर पे भी इम्पैक्ट डालता है। इंपॉर्टेंस क्या है, भारत की पश्चिम एशियाई नीति, ठीक है, फिर ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, फिर आर्थिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर। तो ये भारत की इम्पोर्टेंस, मतलब विदेश नीति से संबंधित इम्पोर्टेंस तो है ही है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन था या जो आज का DNA था, डेली न्यूज़ एनालिसिस था, वो यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर जिसने भी ये पूरा देखा है उसको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।